नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जाने माने, मशहूर और टीवी के अक्सर खास मेहमान रहने वाले के शर्मा, कमल कांत शर्मा साहब, सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजी यानी कि महानिरीक्षक। वो कमलकांत शर्मा के शर्मा जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस सीआरपीएफ की या तो जम्मू कश्मीर जैसे खतरनाक, सेंसिटिव, संवेदनशील जगह पे गुजारी, और या फिर उन जगहों पे जहां नक्सलवाद था। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो कोबरा बटालियन तैयार की गई थी, कोबरा कमांडो तैयार किए गए थे, 10,000 कोबरा कमांडो को लीड कर चुके के शर्मा साहब से आज बात करेंगे कि भारत के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही लोकसभा में घोषणा की कि एक नक्सली लीडर कमांडर को छोड़ के बाकी नक्सल की बेल्ट से नक्सल खत्म हो गया है, नक्सलिज्म खत्म हो गया है, नक्सलाइट खत्म हो गए। हालांकि बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने और संसद में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने इन सब दावों को या दावों की हवा निकालने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने तर्क रखे हैं। लेकिन इन सब पे बात के लिए के शर्मा से ज्यादा सुरक्षित, सम्मानित, संवेदनशील कोई शख्स फिलहाल भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि आपने नक्सल को आमने सामने टक्कर दी है, खूनी मोर्चे में रहे हैं। 10,000 कोबरा कमांडो को लीड करने वाले के शर्मा साहब, स्वागत है स्टेट में हिंदी में संजीव चौहान के साथ। नमस्कार संजीव साहब, आपके साथ बात करना सदैव मेरे लिए सौभाग्यशाली रहता है, आनंददायक रहता है। आपके सभी दर्शकों को, स्टेट मिरर के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। कमलकांत शर्मा साहब, नेताओं ने क्या क्या, मंत्री जी ने क्या कहा, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में क्या क्या, ये बातें दिल्ली की हैं। हम तो नक्सल का दिल, पेट, दिमाग, नक्सलाइट बेल्ट की बात कर रहे हैं सीधे सीधे। कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के दावे पे सवाल उठ रहे हैं कि 31 मार्च 2026 देश को नक्सल मुक्त करने का जो वायदा किया था केंद्र में मोदी की हुकूमत ने, नक्सलवाद खत्म हो गया है सिवाय एक नक्सली कमांडर के जिंदा बचने के, बाकी सब खत्म। आखिर बवाल क्यों मच गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावा करते ही? देखिए चौहान साहब, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं या लोकसभा में विपक्षी दल के नेता क्या कह रहे हैं उसमें न जाकर, क्योंकि उनके अपने अलग अलग तर्क होते हैं, वो तर्क सुनेंगे, कहेंगे और उसकी बात एक अलग है। लेकिन एक भूतपूर्व सुरक्षा कर्मी होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि ग्राउंड पर इस समय बहुत उत्साह का माहौल है कि सुरक्षा दलों ने, जो भारत के सीएपीएफ है, उसने नक्सलवाद को भारत से फिलहाल में के लिए अंत कर दिया है। मैं फिलहाल के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में इसी तरह का हुआ था, जब कानू सान्याल और चारू माजूमदार वगैरह वहां लीडर थे। नक्सलवादी, वो नक्सलवाड़ी जगह के नाम से शुरू हुआ था, तो वहां भी उस समय सुरक्षा बलों ने इसको समाप्त कर दिया था। और अब भी 2003 से पहले बार मैं वहां बटालियन लेके गया और उसके बाद एक गंभीर प्रयास शुरू हुए। कम से कम मैं गंभीर प्रयास की इसलिए कह रहा हूं इसको कि सुरक्षा बलों की तरफ से, हालांकि सरकार की तरफ से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उस समय केवल 2 बटालियन केंद्र सरकार ने वहां भेजी, और जिन परिस्थितियों में भेजी, ये निर्देश थे कि आप केवल 1 महीने के लिए जा रहे हो। वहां ये ना राज्य सरकार को कुछ पता था, ना केंद्र सरकार को कुछ पता था कि क्यों जा रहे हैं। और इसी ढीलम ढाली नीति की वजह से सुरक्षा बलों को भारी हानि सहनी पड़ी। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि वहां क्या माहौल था जब वहां लोग कहते थे कि इंटीरियर में नक्सल की समानांतर सरकार है। तो वहां ये था कि वहां समानांतर सरकार नहीं थी, वहां उन्हीं की सरकार थी। तो उस स्थिति से
आज की स्थिति में हम आए हैं जहां आप जा सकते हैं इंटीरियर एरिया में। इसके लिए सुरक्षा बलों ने कितना बलिदान किया है, हमारे कितने सीएपीएफ के जवान अधिकारी जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिन्होंने के अंग छत विक्षत हो गए, लेकिन उन्होंने जो नक्सलवाद के आतंक रावण से के नाभि में अंतिम तीर मार के उसको नष्ट कर दिया है। हमको इसका उत्सव मनाना चाहिए और इस समय अपने सभी सुरक्षा बलों को जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को यहां तक लेके आए हैं, उनको दिल से सैल्यूट करना चाहिए। कमलकांत शर्मा साहब, आप कोई ना नेता है, ना मंत्री, ना विधायक, ना निगम पार्षद हैं, ठीक है। आपका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आपने फोर्स को, वो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को जिया है। उस सीआरपीएफ को जिसके 10,000 कोबरा कमांडो की टीम को लेके आप इन्हीं नक्सलियों के पीछे पड़े रहे थे, जंगल जंगल घूमे थे, बियाबान में, जहां आदमी दिन के उजाले में ना जाना चाहता हो वहां आप रातों को भी दौड़े हैं पीछे पीछे, एनकाउंटर हुए, सब चीजें सबको पता है। लेकिन सवाल यह है कि आपने ही मुझसे 6 महीने पहले जब मेरी आपकी बात हुई थी कैमरे पे, तो आपने कहा था कि जो पिछली हुकूमत थी, पिछली हुकूमत से मतलब 2014 से पहले की जो हुकूमतें थी, मैं यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, मनमोहन सिंह इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, व्यक्ति विशेष पे नहीं जा रहा हूं, मैं सरकार विशेष पे जा रहा हूं। 2014 से जो पहले सरकार थी उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी और उनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, जिसने मजबूती दी नक्सलवाद को, नक्सलियों को, और वहां सैकड़ों हजारों हमारे जवान शहीद हो गए। 2014 के बाद सरकार बदली तो वहां नक्सलवाद के बीच में जो रुख था सरकारी एजेंसियों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो भी बदल गया, खासतौर से सीआरपीएफ जिसके कंधे पे सीधी सीधी जिम्मेदारी थी। आपने कहा था कि सरकारों की कमजोर दृढ़ इच्छा शक्ति ने, कमजोर इच्छा शक्ति ने उन लोगों को, नक्सलियों को दृढ़ बनाया था और उसमें शहीद हुए बेकसूर सीआरपीएफ के वो जवान जो उनको निपटाने पहुंचे थे। अब वही उसी पार्टी के राहुल गांधी, संसद में विपक्ष के नेता, वो कहते हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है और ये दावे बेबुनियाद हैं, अभी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। और यहां तक कि एक सांसद राजस्थान से एक सांसद हैं राजकुमार रौत, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जो बिचौलिए थे, जो सीआरपीएफ को वहां नक्सलियों तक ले जा रहे थे, सीआरपीएफ ने उनको भी मार दिया और नक्सली तो मारे मारे, असली मारे, फर्जी मारे, कह नहीं सकते हैं। तो ये नंबर बढ़ाने का गेम है, ये नंबर गेम है। इन जो हुकूमत दावे कर रही है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, नक्सलवाद खत्म कैसे हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे तय होगा? आपकी बात ही मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक राजनेता आप इसलिए नहीं, बल्कि आप सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजी हैं, कोबरा कमांडो को आपने, जिसने नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ी, उसके चीफ रहे हैं। आप बेहतर बता सकते हैं, एक पत्रकार से भी बेहतर, और एक नेता ना होने की वजह से भी आप अच्छा बोलेंगे ईमानदारी से, क्योंकि आपने वहां आमना सामना किया उन जंगलों में। जी चौहान साहब, पहले तो मैं एक वो कह दूं आपसे, जैसे कि बीच में आपने किसी सांसद महोदय का नाम लिया था कि उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने उनको ले जाके मारा है। क्योंकि मैंने सीआरपीएफ में अपने 36 साल का टाइम दिया है और जो भी थिएटर भारत में उपलब्ध हैं उनको मैंने पूरी तरह से जिया है। तो मुझे मालूम है कि सीआरपीएफ न्याय के साथ समझौता नहीं करती है। आमने सामने गोली चलेंगी, हम मारेंगे उनको, वो हम भी शहीद होते हैं। इतने सीआरपीएफ के कितने, एक जगह ताड़मेटला में 76 हमारे साथी शहीद हो गए। आप उस बात को देखिए। तो उसको मैं, जिन्होंने कहा है उनकी उस पर न जाके मैं केवल सीआरपीएफ का पक्ष रख रहा हूं। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात की कही है कि क्या सीआरपीएफ जो पहले काम करती थी और अब 14 के बाद की काम की बात है, तो मैंने आपको पहले जो शुरुआत हुई थी तभी बताया कि 2003 में जब हम गए
केंद्र में उस समय जो भी सरकार थी 2003 में, आप देख लीजिए, तो बिना किसी सूचना के भाई वहां जा रहे हैं, वहां क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है, 1 महीने के लिए भेजा। फिर वो जिस दिन हम हमारे बिस्तर बस पर लदे हुए थे, रात को 1 बजे मैसेज आता है कि नहीं भाई अब आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कमी दोनों तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ कोई नीति नहीं थी, कोई एक तरह से रणनीति नहीं थी कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। शर्मा जी, आपकी एक बात से कमलकांत जी साफ हो जाता है, आप नेता नहीं हैं। मैंने पहले कह चुका हूं, आप एक आम नागरिक हैं और फौजी हैं, रिटायर्ड। आपने सीआरपीएफ को जिया है, नक्सलियों को मारा है, एनकाउंटर हुए हैं, ठीक है, जहां मुकाबले हुए खूनी, उनसे सामना किया है। आपने संसद में बैठ के एयर कंडीशन में या विधानसभा में बैठ के राज्य की भाषणबाजी न सुनी है न दी है। आप प्रैक्टिकल बात जमीन से जुड़ी कर रहे हैं। लेकिन एक बात कह दूं, आपकी बात से ये बात तो साफ हो जाती है कि जो राहुल गांधी, आप विपक्षी दल के नेता कांग्रेस के, बैठ के संसद में कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के संसद में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा दिया गया बयान खोखला है, नक्सलवाद अभी खत्म नहीं हुआ, और जिस नक्सलवाद को खत्म करने की बात की जा रही, जैसे खत्म किया गया, उसमें फर्जी एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान नक्सल मुक्त भारत की जैसे ही घोषणा की गई और इस पे बहस हो रही थी, उसी दौरान बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने यह कहा कि एक ऐसी स्पीच दे डाली, संसद में स्पीच है साहब, सबने सुनी है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, सम्मानित जगह है, जिसने सत्ता पक्ष को हिला के रख दिया है। सवाल यह है कि राहुल गांधी की पार्टी से समर्थित सत्ता, 2003 की जब बात कर रहे हैं आप, 2004-5 की, वो भी कुछ नहीं कर पाए। 1 महीने को सीआरपीएफ भेजते हैं कि नक्सलियों से लड़ो, और आधी रात को मैसेज करके वही हुकूमतें बुला लेती हैं वापस कि मत लड़ो। लेकिन अब जो 2025 में या 2024 में मौजूदा हुकूमत ने ये दावा किया था या संकल्प लिया था कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे 31 मार्च 2026 तक, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग नक्सल को खत्म नहीं कर पाए, जो वहां फोर्स को भेजने के बाद आधी रात को वापस बुला लिया करते थे नक्सलियों के अड्डे के आसपास से जब घेराबंदी होती थी, वही लोग अब चीख चिल्ला रहे हैं। चाहे फिर वो बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत हों, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर और अन्य आदिवासी बहुल इलाकों में जो नक्सल खत्म हुआ है, नक्सलवाद खत्म हुआ, नक्सली मारे गए, फर्जी एनकाउंटर मार गए, या फिर बात की जाए राहुल गांधी की। फिलहाल ये राजनीति है जिसमें हमें नहीं पढ़ना, आपको नहीं पढ़ना है। हम पत्रकार हैं और आप पूर्व कोबरा कमांडो के चीफ हैं। 10,000 कोबरा कमांडो साहब लेके घूमना, जंगल जंगल भूखे प्यासे मारे मारे फिरना, तो क्या फर्जी एनकाउंटर के लिए घूम रहे थे? वो तो असली के लिए घूम रहे थे, है ना। फर्जी के देखिए, संसद में विधानसभा में बैठ के एयर कंडीशन में बयान कुछ भी दे दीजिएगा, कुछ भी बक दीजिएगा, लेकिन अब हमें और आपको अपनी खुली आंख से, खुले दिमाग से देखना होगा, क्योंकि हम नेता मंत्री संतरी नहीं है, सरकारी नहीं है। आप भी सरकार से बाहर हैं और हम भी सरकार से बाहर हैं। लेकिन साहब, इस तरीके से अगर कोई हुकूमत नक्सलवाद की गर्दन को चलने का दावा करती है और उस दावे पे आप अपना पांव रख के उस दावे की गर्दन को चलने की बात करते हैं, तो आप अपने गिरबान में भी तो झांक के देखें कि आपने क्या किया है। आज तो आप कर रहे हैं जो दावा कि हवा निकल जाएगी, लेकिन ये वोट की राजनीति है। वैसे आपको क्या लगता है कमलकांत जी, अब नक्सल भारत से खत्म हो गया होगा? और अगर हो गया होगा तो आप छोड़िए नेताओं के बयानों को, छोड़िए केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को, आपको क्या लगता है एक सीआरपीएफ के पूर्व आईजी, कोबरा कमांडो चीफ रहने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि अगर बचा भी होगा तो कहां का, किन जगहों में बचा होगा, कितना बचा होगा, और कितनी कमर टूट गई है? मैं अगर 10 में से नंबर की बात करूं तो आप कितने देना चाहेंगे? कितने नंबर ही बाकी बचे होंगे और कितने नंबर आप देंगे कि खत्म हो चुका है नक्सलवाद? देखिए, आपने जो कहा मैं आपके साथ सहमत हूं, बस एक थोड़ा सा असहमति दर्ज करना चाहूंगा कि जो मैंने कहा था कि हमें पूरे वहां से नहीं, कि ऑपरेशन से नहीं रोका। हालांकि उस समय 2003 में तो बीजेपी की सरकार थी जब हम वहां गए थे, तो हमें वहां ऑपरेशन से ना राज्य सरकार ने रोका था ना केंद्र सरकार, लेकिन एक
महीने के लिए वहां भेजा था, वहां से पूरा बस्तर से ही वापस आ रहे थे। तो साहब नंबर ये तो एक बात ये तो तो ये ये तो ये तो शर्मा जी रोकने से भी घातक है। ये तो देश के साथ ये तो प्रजातंत्र में विश्वासघात है, लोकतंत्र का कत्ल है ये। हमने तो आपको हल्की हाँ बताई थी, आप तो और भारी चीज दे रहे हैं कि ऑपरेशन से वापस बुला लिया था। ये वापस बुलाना होता है। आप कहिए हाँ ये गलत हुआ था। हाँ, अरे ऑपरेशन रोकना, आपने फोर्स ही वापस बुला ली। और कैसे ऑपरेशन रोकेंगे? क्या सीआरपीएफ के ऊपर ढेले पिटवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जो सही स्थिति है, जैसे आपने कहा कि जो स्थिति है, जो मैं मैंने अपनी आंखों से देखी। देखिए चौहान साहब, मैं एक बता दूं कि आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं, ये सदा सर्वदा के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, कल को इस बात पर, आपकी मेरी बात पर लोग रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी एक शब्द भी ऐसा नहीं कहना चाहता जो तथ्यों पर आधारित न हो। मैंने जो जिया है, मैंने जो भोगा है, मैंने जो, मेरे जवानों ने जो बलिदान दिए हैं वहां के लिए, वो मैं आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। कमलकांत शर्मा साहब, वही मैं आपकी ही बात से आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हुआ अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैं नया नहीं कह रहा हूं। वहां से 1 महीने 2 महीने के लिए भेजा गया सीआरपीएफ को। आधी रात को 1 बजे मैसेज आता है कि वहां से वापस आ जाइए। तो साहब ये तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र और फोर्स का कत्ल था। सरकारी मशीनरी का कत्ल था। ये गुड्डे गुड़िया की खेल नहीं थे, बग्गा बगौर नहीं खेल रहे थे। वहां साहब खूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी हो चुकी थी। सरकार कौन थी मुझे नहीं पता, प्रधानमंत्री कौन था मैं नहीं जानता। जिस स्टेट से आप निकल के आए वहां किसकी सरकार थी, हमें सरकारों से मतलब नहीं है। हमें सरकारी मशीनरी से मतलब है, जिसको पंगु बना दिया जाता है और बना दिया गया था। और अगर साहब ऐसे ही अभी भी वापस लिए जाते सीआरपीएफ के जवान जो नक्सल को खत्म करने के लिए भेजे गए थे, तो शर्मा जी आज अमित शाह शायद सीना ठोक के संसद में नहीं कह पाए होते। कोई ना कोई निकल के आ जाता कि नहीं ये फर्जी दावे हैं। आप आपका मैं स्वागत है। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, और जो आपने अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए हैं उसके साथ सहमति व्यक्त करता हूं। और ये देश का दुर्भाग्य है, आज नहीं तो 10 साल बाद इस पर लिखा जाएगा कि कश्मीर में क्या हुआ जब वहां से हमारे पंडित भाइयों को मार के भगाया गया, और क्यों नहीं सरकार ने वहां रणनीति अपनाई। इसी तरह यहां नक्सलवादी इलाके में क्या हुआ, जबकि आपके पास फोर्सेस थी। मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं, केवल 2 बटालियन को भेजना और आज वहां 80 बटालियन है। तो सरकार ने जब इसकी गंभीरता को समझा और सारी चीजें हुई, तब ये नक्सलवाद समाप्त हुआ है। हाँ, ये जरूर था कि पहली की सरकार ने, देखिए एक और बात समझनी पड़ेगी कि एक पेड़ लगाया जाता है, पेड़ की रक्षा होती है कुछ तो, और उसके बाद उस पर फल आता है। तो जैसे कोबरा बटालियन जो रेज हुई 2009 2010 और फिर इस तरह, तो वो जो चीजें जिस भी सरकार ने की, उनके पास एक विजन होगा, एक ठीक काम था कि भाई गंभीरता पूर्वक प्रयास हुआ, ग्रीन हंट हुआ, फिर ये सारी ऑपरेशन हुए। लेकिन हाँ, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं जो आपने कहा था, मैं 10 में से 9.5 नंबर देता हूं कि नक्सलवाद अभी ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। लेकिन साथ ही साथ जैसे बीमारी होती है, अगर कीटाणु थोड़ा सा भी रह गया तो वो फिर से विकसित हो जाती हैं। रक्त बीज अगर एक भी छूटा तो वो फिर 1 से 2, 2 से 10 फिर होने लगते हैं। हमने देखा पश्चिम बंगाल में कैसे हुआ, जहां नक्सलवाद बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में दूसरी जगह नक्सलवाद आ गया। तो हमें सचेत रहना है। और इसमें जो गृह मंत्री महोदय हैं उन्होंने भी, और स्टेट के गृह मंत्री महोदय ने भी कहा है कि 1 साल तक तो फोर्स वहीं रहेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी बहुत संभावना है। ऐसा ना गंदे खून की नसों को एकदम शरीर से निकाल दें तो शरीर ही खत्म हो सकता है। उनकी भी जरूरत होती है। बदन के अंदर इंसान के, जानवर कहीं भी अच्छे और बुरे, 2 तरीके की नसें होती हैं, 2 तरीके का खून चलता है, उनका कहीं ना कहीं सामंजस्य रहता है। लेकिन गंदा खून जहां तक नक्सलवाद का है उसको साफ करने में थोड़ा बहुत अगर वक्त लगता है तो लगता है। लेकिन
2026 31 मार्च को 9.5 अगर आप नंबर दे रहे हैं तो साहब अब तो परछाई काली बची है, उसको साफ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और आप नेता होने की वजह से नहीं, सीआरपीएफ के रिटायर्ड महानिरीक्षक होने की वजह से, कोबरा कमांडो जो नक्सल को खत्म करने के लिए ही तैयार की गई थी, उसके चीफ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। और आपकी बात पे मैं नेताओं से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ज्यादा, उनके बयान से ज्यादा विश्वास करता हूं, और जनता को करना चाहिए। खैर, जब होम मिनिस्टर ने कहा कि माओवादियों की केंद्रीय संरचना काफी हद तक ध्वस्त हो गई, संसद में भी बयान दिया उन्होंने साथ ही कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अपनी निष्क्रियता के लिए कांग्रेस की उन्होंने आलोचना भी की। जैसे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नक्सली समर्थकों से जुड़ाव का उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया। शाह ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी की दादी यानी कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में चुनावों के दौरान नक्सली समर्थन स्वीकार किया था। सीधे सीधे लोकसभा में खुले में एक दूसरे पे कह रहे हैं। और फिर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अगर ये दावा कर रहे हैं तो कुछ तो कहीं ना कहीं रहा होगा। धुआं वहीं उठता है जहां कभी आग लगी हो, मकान वे ही काले होते हैं जहां कभी धुआं उठा और आग लगी हो। कुछ तो रहा है, नहीं तो नक्सलवाद फिर पूर्व सरकारों में क्यों नहीं खत्म कर दिया गया था, अब तक ही चला क्यों रहा, जिंदा क्यों रहा। और जहां तक बात है अमित शाह के अधिकृत बयान की संसद में, तो उन्होंने यहां भी कहा कि यहां तक कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में राज्य के जो समिति के सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया काफी हद में, जबकि ओडिशा और तेलंगाना में हुई कार्रवाइयों से और भी आत्मसमर्पण उन्मूलन हुए हैं। लेकिन कुछ हद तक अगर कुछ लोगों ने हथियार डाले, कुछ एनकाउंटर हुए, जिन्होंने नहीं डाले, अलग चीजें हैं। लेकिन दावों में कहीं दम तो नजर आ रहा है। कोई किसी देश का केंद्रीय गृह मंत्री सफेद झूठ तो बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। आप इस बात से तो सहमत है? मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, मैं तो एक पूर्व सुरक्षा बल का कार्मिक होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं कि मैंने जो मेरी व्यथा थी, पीड़ा थी, वो मैंने आपके सामने रखी कि 2003 में केंद्र में जो सरकार थी, राज्य में दूसरी सरकार थी। राज्य सरकार भी बिल्कुल गंभीर नहीं थी इस समस्या के बारे में, और केंद्र सरकार भी गंभीर नहीं थी। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 14 की बाद सरकार जो आई, उसने लगातार इसके बारे में गंभीरता दिखाई और इसको खत्म किया। देखिए, 2 बटालियन 2003 से लेके आज 80 बटालियन जब वहां पहुंच गई, आप अनुमान लगाइए, तभी वो चीज गंभीरता से समाप्त की गई है। तो इसको तो मानना पड़ेगा कि गंभीरता से लिया गया। और मैं तो आपके पहले उसमें कह चुका कि पूरे राष्ट्र को बधाई हो कि हम आतंकवाद से, जो नक्सली आतंकवाद है, उससे मुक्ति पा रहे हैं। और फिर बाद में ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनको हाँ, हम लोग उस पर नहीं निपटने जाना दो चाहिए। अंदर। हाँ, हमें नहीं जाना। और कमलकांत शर्मा वो साहब, जो अभी हम लोग के साथ जुड़े स्टेट में हिंदी पे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, उनको बताना चाहूंगा मैं आपके साथ हूं, आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ हैं सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजी यानी कि महानिरीक्षक कमलकांत शर्मा, जो कि नक्सलवाद इलाके में नक्सल को कुचलने के लिए 10,000 कोबरा कमांडो को लीड कर चुके हैं। ये सच बोलेंगे कि कोई नेता नहीं है, इनको वोट नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो टॉप लीडर थे, कमांडर थे, वो करीब करीब 2024 तक, शर्मा जी, टॉप सेंट्रल कमेटी में 21 मुख्य कैडर थे उनके, ठीक है। उसमें से 12 टॉप कैडर जो हैं वो मारे गए या आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने, जो भी रहा। 7 ने आत्मसमर्पण किया था, कुछ पकड़े गए थे, कुछ मारे गए इनमें। अब सिर्फ एक बचा है जिसकी तलाश है, और उसको तलाश लेंगे। ऐसा नहीं है कि जब नेस्तनाबूद कर दिया तो तलाश ना पाए। 12 शर्मा जी, अब हम इसके बाद बात करेंगे। ये तो रही बात नक्सलवाद खत्म होने की और उस पर मचे विरोधियों के पेट में हो रहे दर्द की। अब के शर्मा साहब जानना ये चाहते हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा बल जो हैं, इनको लेके एक बिल पास हुआ है और उस बिल पे बवाल हो गया है। क्यों? आप तो देश की जान हैं और आप ही परेशान हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सीएपीएफ ने भारत में पंजाब से आतंकवाद खत्म किया, कश्मीर में आतंकवाद को काबू किया, नक्सल के आतंकवाद को जो सरकार
अब संसद में मान चुकी है कि उसको नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। हमारे हजारों जवानों ने, अधिकारियों ने अपनी जान दे दी, अपने अंग विकसित हो गए। अभी आप एक अजय मलिक जी का नाम सुन रहे हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं, जिनका पैर उड़ गया। और आपको जान के बहुत दुख होगा कि पिछले 15 साल से वो एक ही पद पर है और उनका प्रमोशन नहीं हुआ। मैं आपको थोड़े से संक्षेप में ये बता देता हूं कि ये बिल का क्यों सीएपीएफ के अधिकारी, सीएपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सीआरपीएफ जो है 1939 में, मान ली आजादी से पहले ही इसका गठन हुआ था। इसको कहते थे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी। इसका गठन हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था, वहां स्टेट और जो सेंटर था उसकी पावर अलग कर दी थी। तो कुछ जो उस समय राज्य होते थे, जहां के नवाब या राजा होते थे, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के पास जाकर कहा कि साहब ये क्या कर रहे हो, हमें अगर जरूरत पड़ी तो कौन देगा फौज। तो उन्होंने कहा हम सीआरपी बना देते हैं। तो 1939 में सीआरपी बन गई और जहां कहीं अगर जरूरत होती थी तो सीआरपी को भेज देते थे। जब देश आजाद हुआ और जो पावर का सेपरेशन हुआ, उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट था। उसके तहत कोई भी पुलिस सेंटर में नहीं रखी जा सकती थी। लेकिन हमारे दूरदर्शी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, हमें फोर्स की जरूरत पड़ सकती है, और उन्होंने इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स करके इसको बरकरार रखा। और समय के साथ उनकी दूरदृष्टि सिद्ध हुई और जैसे जैसे भारत में कोई भी अलगाववादी आंदोलन शुरू हुए, उसके लिए सीआरपीएफ ने काम किया। अच्छा, अब आप ये है कि इसका बिल का क्यों सीएपीएफ विरोध कर रही है। हुआ ये कि जो चलाने के लिए, जो सरकार जो भी बल को चलाने के लिए एक्ट, रूल, ये सब बनते हैं, तो जो असली समस्या आई वो शुरू में जैसे सीआरपी थी, फिर उसके बाद आईटीबीपी बनी 62 में, फिर 65 में बीएसएफ बन गई। तो इनमें शुरू में केवल यंग अफसर आए, ठीक है। तो जैसे बीएसएफ के रुस्तम जी थे, सीआरपीएफ के कानितकर जी थे डीजी, और एलपी सिंह उस समय होम मिनिस्टर थे, होम सेक्रेटरी थे। तो उन सब ने विचार करके कहा कि भाई ये अधिकारी जो आज आ रहे हैं, कल को ये सीनियर हो जाएंगे, तो यहाँ आईपीएस वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। इनकी जब लीडरशिप पूरी ढंग से हो जाए तो इनको यहाँ का डीजी बना दिया जाए या सीनियर लीडरशिप पे ये आ जाए। लेकिन उसको किस कारण से किया, क्या नहीं किया, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं बता देता हूँ। आप शायद यहाँ पे भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप आईजी रिटायर्ड हैं सीआरपीएफ के। मैं आपको बताता हूँ, जो आईपीएस है ना, वो मलाई चाटता बैठ के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। आईपीएस के नीचे जो काम करते हैं वो लोग कहते हैं नॉन आईपीएस। होता ये कि मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे एग्जीक्यूटिव कैडर, यानी कि दिल्ली कैडर का कोई आईपीएस है और उसका दिल्ली पुलिस में टाइम पूरा हो गया है नियुक्ति का। अब उसको बाहर जाना है क्योंकि वो 4-5 राज्यों में, केंद्र शासित संघ शासित राज्यों में जाता है। मान लिया किसी को अंडमान जाना है, किसी को अरुणाचल मिजोरम भेजा जा रहा है, तो फटाक से क्या करता है, चूंकि आईपीएस है, ब्यूरोक्रेट है, आईएएस और आईपीएस ही तो चला रहा है नेता को, तो वो आईपीएस फटाक से जाता है दिल्ली में, होम मिनिस्ट्री में आईपीएस सेक्शन में अपना सेटिंग करता है वहां जाके, और जाके कथित रूप से ये चीज सुनने में आती रही है, जाके वो क्या करता है, अपना इन्हीं जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, जिसमें कि शामिल है सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, इनमें फटाक से वो अपने 4-5 साल की पोस्टिंग ले लेता है। अब वो क्या हुआ, उसकी बाहर जाने की पोस्टिंग बच गई, दिल्ली में कोठी बंगला वही दिल्ली पुलिस से जो अलर्ट हुआ था वही रहा, वहीं रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब फुल मौज है। इसलिए ये अगर कर दिया जाएगा कि साहब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में वहीं के अधिकारी प्रमोट होकर डीजीज बनेंगे, तो सब आईजीज बनेंगे, स्पेशल डीजी बनेंगे, तो ये दिल्ली पुलिस वाले आईपीएस हैं मलाई चाटने के लिए, जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, गोवा, अंडमान, मिजोरम, दमन दीव नहीं जाना चाहते, वो कहाँ जाएंगे, उनको सीधा वहां जाना पड़ेगा। इसलिए इनके भले के लिए ये ऐसे आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि आईजी और एडीजी जो हैं वो सब प्रतिनियुक्ति पे आ रहे हैं।
इसलिए आते हैं कि उनके बेचारों के 4-5 साल ठाठ से कट जाएं। आप मत बोलिए, आप सहमत हैं नहीं है, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सीआरपीएफ के आईजी खुद रहे हैं फोर्स में, बड़े पद पे रहे, लेकिन बवाल यही है। मैं ये बिल्कुल आपके साथ सहमति व्यक्त करते हुए मैं एक और बात कहूंगा कि हुआ ये कि एक ऑर्गेनाइज सेवेंथ पे कमीशन में जो ऑर्गेनाइज सिक्स पे कमीशन में एक ऑर्गेनाइज सर्विस का कंसेप्ट उससे पहले था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनाइज सर्विस हैं, लगभग 63 ऑर्गेनाइज सर्विस हैं भारत में, तो उनको जो आईएएस को पे स्केल मिलता है, किसी वजह से अगर उनका प्रमोशन नहीं हो पाता तो उनको पे स्केल 2 साल बाद उनको वही पे स्केल मिल जाएगा जो आईएएस को मिलता है। असली बात यहां से शुरू होती है। तो बाकी सबको इन्होंने दे दिया, जो सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, इन्होंने कहा साहब हमको भी दे दो। ये बोले नहीं आपको नहीं देंगे। तो हम लोग गए हाई कोर्ट दिल्ली में। दिल्ली ने कहा भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सारे भारत सरकार ने जो नियम कानून पास किए हैं, जो लेटर इश्यू किए हैं, इसके मुताबिक आप 86 से, चौहान साहब जरा ध्यान से सुन लीजिए एक एक शब्द, 86 से आप ऑर्गेनाइज सर्विस हैं, आपको सभी वो लाभ दिए जाएं जो कि ऑर्गेनाइज सर्विस को मिलते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि इनके हाथ में सत्ता है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में गए। 19 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं नहीं साहब ये बिल्कुल सही जजमेंट है, इनको सारे लाभ दिए जाएं। फिर ये रिव्यू पिटीशन में चले गए। तो मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी और कह दिया कि इनको सारे लाभ दो, और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई 6 महीने के अंदर इनका आप रूल रेगुलेशन चेंज करो, कैडर चेंज करो, और 2 साल के अंदर जो आईजी रैंक तक, मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनका आईपीएस की एंट्री बंद करो, उन्होंने केवल आईजी रैंक के लिए कहा कि आईजी रैंक में 2 साल के अंदर आप उनका जो डेपुटेशन आ रहे हैं उनका ये धीरे धीरे डेपुटेशन बंद करो। इतनी बात कही, लेकिन इस पर भी मतलब वो जो पांडव वाला है कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, वो भी नहीं था। कृष्ण जी भी गए, सारी चीजें गई। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कृष्ण भगवान की तरह उसने न्याय किया, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने उसको धूल दूषित करते हुए उन्होंने, और ऐसा, चौहान साहब बस 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आप सोचेंगे कि आप भारत में रह रहे हैं या किसी डिक्टेटर स्टेट में रह रहे हैं। वो ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जिसमें कि जो डीओपीटी, जो संविधान के तहत गठित एक संस्था है, जिसको कि कहा गया है कि भाई सबके साथ न्याय हो, नियम कानून सबके लिए बराबर लागू हो, तो उनसे कहा कि भैया डीओपीटी के पास नहीं जा सकते हैं सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ या एसएसबी के लोग। बोले उनके ऊपर हमारी हुकूमत चलेगी, हम उनको जैसे हाँकना चाहेंगे वो हाँकेंगे। जो केंद्रीय तो सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026, सीएपीएफ बिल 2026 जो अम्ब्रेला कानून बनाया गया है, वो आईपीएसओं को रबड़ी दिल्ली में ही मिलती रहे, इन्हीं 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, इसलिए किया गया है। शर्मा जी मैं गलत नहीं हूं, आपकी ही बात में आगे बढ़ा रहा हूं कि आईपीएस दिल्ली छोड़ना नहीं चाहता है, उसको बाहर पोस्टिंग जंगल में भेजा जाए ना। अगर आईपीएस आई, मान लिया दिल्ली पुलिस का या अग्निटी कैडर का कोई आईपीएस है, कहीं का भी कोई आईपीएस अदर स्टेट का भी आता है डेपुटेशन पे आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी या सीआरपीएफ, बीएसएफ में, तो फिर उसको फिर वो दिल्ली में ही क्यों मिलती है उसको जगह? वो शर्मा जी जाके नक्सल में जाके लीड क्यों नहीं करता, कोबरा कमांडो आईजी आपकी तरह, चीफ की तरह जंगल जंगल मारा मारा क्यों नहीं फिरता है? वो एसी में ही क्यों बैठने का जुगाड़? ये सब गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो एक और बात कहूंगा, आइए, स्वागत है, असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में आइए, डिप्टी कमांडेंट के रूप में आइए, 2IC के रूप में आइए, कमांडेंट के रूप में आइए। जब आपको कर्रे गुट्टा की पहाड़ियां चलनी पड़ेंगी एक 300 मिलीलीटर में और आपको 47 डिग्री टेम्परेचर में ऊपर जाना पड़ेगा, तब तो आप लीडर बनेंगे इस सीएपीएफ के। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का कि
भारत के बलिदानी सपूतों के साथ ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसने क्या किया है, आप कृपया इस पर एक बार वो पूरे, अगर जो आ रहा है ये एक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो विवेक तनखा जी हैं, उन्होंने कल राज्यसभा में ये भली बात कहा कि जो नहीं आना चाहता, अभी उत्तराखंड का उन्होंने उदाहरण दिया कि उत्तराखंड के 2 आईजी को वहां से वो नहीं आना चाहते क्योंकि वहां उनकी पोस्टिंग ठीक उन्हें लग रही होगी, तो उन्होंने वो कोर्ट में चले गए हैं। लेकिन यहां 30 साल 35 साल के अफसर को प्रमोशन नहीं मिलेगा, चाहे वैकेंसी पड़ी रहे। तो ये स्थिति है। शर्मा जी, सब रबड़ी और मलाई दिल्ली में एयर कंडीशन में, ये डेपुटेशन का जो गेम है आईएएस आईपीएस का, पैरामिलिट्री फोर्स की हम बात करें, आईएएस का छोड़िए, आईपीएस की बात करें तो शर्मा जी, दिल्ली का मजा तो कुछ और ही है। एयर कंडीशन में बैठ के पैरामिलिट्री फोर्सेज में इन्हीं को नक्शा, आपने कैसा ही कहा, आइए डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, जाइए और खाइए गोलियां छाती पे। नहीं जाएंगे साहब। बंगला तो दिल्ली में रहने का किसे शौक नहीं होता है आलीशान इमारतों में लाल बिल्डिंगें हैं, है ना, मीलों में फैली हुई हैं। शर्मा जी, दिल्ली का ऐशो आराम कुछ अलग ही होता है, इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। भले ही सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अफसर और जवान कहीं भी जाके धूल फांके, इससे कोई वास्ता नहीं है। कुल जमा के शर्मा साहब, कमलकांत शर्मा साहब, ये बात तो साफ हो गई कि सरकार, हुकूमतें अपनी विधानसभा लोकसभा में जो बयानबाजी करती करती रहें, विपक्ष को जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरता रहे, सत्ता पक्ष जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहे, ये अलग चीजें हैं। लेकिन मैं पत्रकार होने के नाते से बिल्कुल न्यूट्रल हूं, और आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के पूर्व आईजी, कोबरा कमांडो के चीफ रह चुके हैं, आप भी न्यूट्रल हैं। आपका सबसे पहले है देश और उसके बाद बाकी दुनिया। कुल जमा स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से 2 मुद्दों पे कि क्या नक्सलवाद वाकई में तय समय सीमा से जो डेडलाइन थी, उस डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले खत्म हो गया। इस पे बवाल मचा हुआ संसद में, अपनी अपनी दावेदारी है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, सत्ता पक्ष कहता है कि हमने खत्म कर दिया, और हमने और आपने कुछ नहीं कहा है, हमने सिर्फ वो कहा है जो हमें आंख से दिखाई दे रहा है। और दूसरा था सीएपीएफ बिल 2026 कि कैसे आईपीएस अधिकारी बिलबिला रहे हैं कि कहीं उनको असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे तो पैरामिलिट्री फोर्स में ना भेजा जाए, सीएपीएफ में कहीं, लेकिन आईजी बना के एयर कंडीशन में जरूर भेज दिया जाए। हेडक्वार्टर में 2-3 साल 4 साल डेपुटेशन के कट जाएंगे, बच्चे भी मजे में, परिवार मजे में, दिल्ली में कोठी बंगला अपना ठाठ करेंगे, है ना। चौहान साहब, बस दुख इस बात का है, देखिए, एक आदमी के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक सेवा के रूप में आप थोड़ा सा लालची हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सरकार, हमें किसी सेवा से कोई बात नहीं है। हम उस सरकार को, जो सरकार अपने को राष्ट्रवादी कहती है, जो सरकार अपने को न्यायप्रिय कहती है, जो सरकार अपने को कहती है कि भाई हम, हमारे लिए सब बराबर हैं, समानता की बात करती है, वो इतना अत्याचार कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा, एक बार इस बिल को देखिए। इसमें ऐसे ऐसे कानून हैं जो कहते हैं कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये इस तरह का काम हमारे जवानों के साथ करने वाले हैं कि जवानों को रोक रहे हैं कि आप जा नहीं सकते कोर्ट में। अरे, संविधान ने दिया है, लाखों लोगों ने जिसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। और अरे साहब, आप संविधान की बात कर रहे हैं कमलकांत शर्मा साहब, संविधान में तो खेत और किसान गायब कर दिए गए हैं, आप पढ़िए। और फिर वो भारत का संविधान तो है ही नहीं, उसमें लिखा ही नहीं है भारत का संविधान, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर से किसान, खेत खलियान, अन्न, गेहूं, धान गायब है साहब। ये तो कॉपी। अब जी ना जी, किसान, न जवान, न खलियान, न हिंदुस्तान, अब सरकार ने कह दिया है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं के शर्मा बिल्कुल। साहब। मैं जब सामने गोली चलती है ना तो लोग कान बंद कर लेते हैं। विधानसभा और संसद में गोलियों की मार, चोट और आवाज नहीं सुनाई देती है। वो जब नक्सलियों से आमने सामने जंगलात में, बियाबान जंगलों में जब पानी नहीं मिलता है घायल जवान को,
सांसें एक एक सांस बचानी मुश्किल होती है। तो साहब, आलीशान इमारतों में बैठे वाले दर्द क्या समझेंगे? और फिर क्यों ना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ 2026 जैसा बिल लाया जाए, जिसमें अपने चमकते बिल्ले चांदी के उन पे कहीं दिक्कत ना आ जाए, उनको परेशानी ना हो जाए। जवान जूझ रहा है तो जूझने दीजिए साहब। जवान की क्या कीमत है? जवान की कीमत उस दिन पता लगेगी जब जवान सीमाओं से पीछे हो जाएगा। जब जवान कोई किसी विधायक, किसी एमपी, किसी मंत्री का बेटा जाके फौज में लड़ेगा, जब वो किसी ऑपरेशन सिंदूर में भर्ती होगा, जाके लड़ेगा, तब उसे पता लगेगा मेरा बेटा सीमा पर गया, मारा ना जाए, शहीद ना हो जाए। हे भगवान, ले आना बचा के। साहब, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी एमपी का, किसी इस सरकार के किसी मंत्री का बेटा अगर सीएपीएफ में होता और वो जंगल में लड़ता, तब देखते हम कि किस तरह वो इनके साथ खड़ा होता। अरे बिल्कुल हमने सही कहा है, आइए, आपका स्वागत है असिस्टेंट कमांडेंट, आइए, कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं। नहीं, फिर वही, फिर उसकी नीली बत्ती कार, चांदी के बिल्ले लगे स्टार वाली कार, दिल्ली का बंगला, या जहां भी पोस्टिंग होगी, साहब कैसे कहलाएगा? ये साहेबी तो खत्म हो जाएगी उसकी। अरे वो तो जूझने के लिए। सरकार क्यों कर रही है ये? सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है? अरे सरकार को अगर रात को दिन लिखवाना है और दिन को रात लिखवानी है, तो कागज पे किस पे लिखवाएगी वो? इन्हीं को तो लिखवाती है। यही तो रबड़ को लोहा और लोहे को रबड़ लिखते हैं आईएएस आईपीएस। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह तो रहे हैं शर्मा जी, आप। देखिए, गोली चलाने वाला जवान असली देशभक्त तो भारतवासी है। लेकिन साहब, ये कानून बनाने और बिगाड़ने वालों की जो ताकत दे दी गई है ना इस देश में, ये बदकिस्मती है। और अगर विरोधी चीख रहे हैं इस पे, सीएपीएफ बिल पे 2026 पे, तो गलत नहीं चीख रहे हैं। आप चीख रहे हैं, सिपाही चीख रहा है कि साहब आईपीएस ला के लाद दिए जाते हैं। क्यों? जो 30 साल नौकरी करता है सीएपीएफ में, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी में, उसका आदमी डीजी क्यों नहीं बनने के काबिल है? वो तो बहुत अनुभवी है, उसको डीजी क्यों नहीं बनाते हो? सर एक और बात है, सुधांशु त्रिवेदी ने इतनी गंभीर बात, इतनी खतरनाक बात की संसद में, आप शायद आपके उससे चूक गई है वो। उन्होंने कहा कि केवल 1% अधिकारी हैं, ठीक है, और जवानों में और अधिकारियों में उन्होंने विभेद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा उसका भी 0.01% एक दूसरी सेवा के हैं। अरे भाई, आंख शरीर का छोटा सा हिस्सा है लेकिन महत्वपूर्ण है, कान महत्वपूर्ण है। हमने अपनी जिंदगी जवानों के साथ जंगल में उनके साथ खाना खा के, उनके साथ राइफल उठा के, उनके साथ पैदल चल के, उनके साथ काटी है। के शर्मा साहब, फिर वही बात दोहरा रहा हूं। अंधा बाटे रेवड़ी बार बार अपने को दे। सुधांशु त्रिवेदी नेता हैं, उनका भी शायद ब्लड रिलेशन में बेटा बेटी दामाद कोई फोर्स में शायद ही मिल जाए। अगर होता तो वो भी आज उसी की कहते कि सीएपीएफ 2026 में गड़बड़ है। वो जो 1% बता रहे हैं आईपीएस के लिए, वो इसलिए उसकी आईपीएस की जो है कपड़े फटने से बचाने में लगे हुए हैं कि आईपीएस ही तो आगे सब सत्ता चलाएगा। नेता सब कहां घूम रहे हैं? आईपीएस और नेता एक दूसरे के पीछे तो घूम रहे हैं। और सीधी सी बात साहब, सब अपने हैं सिवाय खून खून बहाने वालों के अलावा। यही राजनीति है, बस मैं इतना कहूंगा। और इसके साथ ही के शर्मा साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। बस आज का जो आपने एक बहुत बढ़िया नारा दिया है, न जवान, न किसान, न खलियान, न हिंदुस्तान, वो सरकार का बस कहां है ध्यान, अब ये आप बताएंगे हमारे आदरणीय चौहान। शुक्रिया कमलकांत शर्मा साहब, स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत